राधे राधे। स्वागत है आप सभी का। सभी लोग लाइव हो जाए और वीडियो को शेयर कर दें। और कमेंट करेंगे क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। हाँ चलिए, नमस्कार नमस्कार। नूर जी और सोनलकी जी, सोनी जी, हिसा जी, पुनीत जी। ठीक है, तो चलिए आप लोग वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए और कमेंट करिए क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। अच्छा, सब क्लियर है। चलिए देखिए, पिछली क्लास में हम लोग 135 नंबर तक कवर कर चुके थे। ठीक है, इसमें जो है हम यहां से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 136 से, जो कि आज का पहला क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए 36 नंबर से स्टार्ट करते हैं। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर और जीभ लगाने से होता है उन्हें क्या कहते हैं। चलिए आंसर करिए। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें क्या कहते हैं। चलिए आपका आंसर आना चाहिए। और यहाँ आंसर, हाँ राधे राधे, सभी का स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। चलिए, हाँ जय हिंद, गुड लक जी। आ गया आंसर कि ऊपर के दांतों पर जब जीभ लगती है, ठीक है, तो उसे दंतेवड़ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दंतेवड़ कहते हैं। बहुत अच्छा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला है। श स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो देखिए प्रश्न कितना क्या कठिन है, क्या आसान है। ठीक है, और कौन सा प्रश्न आपसे मिस्टेक हो रहा है तो उस पर थोड़ा सा पकड़ करने की जरूरत है। 137 नंबर का श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो यहां आप लोग का आंसर आ रहा है कि, हाँ सुशील जी, दिव्यांशु जी, राधे राधे, स्वागत है। यहां आंसर आ रहा है तालु। चलिए अगला प्रश्न है 138 नंबर। इसका उच्चारण स्थान क्या है। चलिए, उच्चारण स्थान क्या है, आंसर करिए। तो यहां आंसर आ रहा है, दिया है नासिक है, कंठोष्ठ है, कंठ तालव्य है, मूर्धन्य है। तो यहां पर बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। हाँ, तब बेस्ट ऑप्शन हमारा जो है बिल्कुल नासिक हो जाएगा। ठीक है, नासिक। आ जाइए 39 नंबर पे। अर्धस्वर है, इसमें आपको पहचानना है कि अर्धस्वर किसे कहा जाता है। चलिए, हाँ चित्रा जी नमस्कार, स्वागत है। अर्धस्वर किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर आ रहा है ए। बहुत अच्छा। य और व, ठीक है, य और व ये अर्धस्वर है, अर्धस्वर है। ठीक है, य व र ल, ठीक है। लेकिन कभी कभी जो है य वो पे ज्यादा आप फोकस करिएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए य व दे दिया एक विकल्प में, एक विकल्प में र ल दे दिया, तो र ल पे ना करिएगा, य वो पे ज्यादा करिएगा। ठीक है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। चलिए, हाँ यहां आंसर आ रहा है घ के लिए कि घ जो है कंठ, ए विकल्प, ए विकल्प। देखिए यूपी टेट परीक्षा 2013 में पूछा गया है। 14 पे आ जाइए। छत्री छ का वर्ण किसके योग से बना है। चलिए, छ का वर्ण जो बना है वो किसके योग से बना है, संयुक्त वर्ण है ना, संयुक्त वर्ण है। तो यहां आंसर बनेगा क्या, ए विकल्प। बहुत अच्छा, ए विकल्प। ठीक है, हाँ यूपीएसआई परीक्षा भी बना है, यूपी टेट भी बना है, यूपी बीएड बना है। ठीक है, इसमें आइए, स के अंतर्गत आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं। 42 का आंसर आपका आना चाहिए। और 42 का आंसर आ रहा है आप लोगों का, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। 42 का जो आंसर आ रहा है कि ये उष्म है, उष्म संघर्षी। ठीक है, आ जाइए।
143 नंबर पे, निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान कीजिए। व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें व्यंजन अघोष होते हैं। फिर कह रहा है कि व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष होते हैं। फिर कह रहा है समस्त स्वर घोष ध्वनियां हैं। समस्त स्वर घोष ध्वनियां हैं और सभी विसर्ग सघोष हैं। सभी विसर्ग सघोष है। तो कौन सा यहां आंसर बनेगा? चलिए, हाँ, यहां आंसर आ रहा है कि सभी जो है, सभी विसर्ग जो है वो अघोष सॉरी सघोष हैं। ठीक है। हाँ, यहां दिया है व्यंजन वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें सघोष है, बिल्कुल सही है। पहला दूसरा जो है अघोष होता है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। समस्त स्वर जो है घोष ध्वनियां हैं। ठीक है, तो ये भी सही है। तो फिर हमको डी ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, आ जाइए 144, निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक्य व्यंजन है। चलिए, आंसर करिए। हाँ, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, स्वागत है गायत्री जी। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक के व्यंजन की पहचान करना है आपको, और यहां आंसर आ रहा है कि नासिक के व्यंजन फिर न होगा। नासिक के व्यंजन फिर न होगा। आ जाइए 45 नंबर पे, फ का उच्चारण स्थान क्या है? राजस्थान स्टेनोग्राफर परीक्षा 2021। यहां आंसर आ रहा है क्या? फ जो है बी आंसर। हाँ, बी। बी ओष्ठ के लिए जो होता है प फ ब भ म। ठीक है। 46, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन की पहचान करिए। तो यहां आंसर आ रहा है डी। डी। 47 पे चलिए, 47 नंबर, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 147 नंबर का आंसर आना चाहिए। स्वरों की कुल संख्या, आंसर आ रहा है 11 11 11 11। हाँ बिल्कुल 11, भूल करके नहीं। हाँ ठीक है, 33 होता है, बढ़िया है। चलिए, भूल करके भी ये विकल्प नहीं लगाना है, कभी भी नहीं। आ जाइए, अनुनासिक का संबंध होता है। नहीं, 13 बिल्कुल भी नहीं लगाना है। हाँ, तीनू जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। आ जाइए, अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुंह से। इनमें से कोई नहीं, केवल नाक से, केवल मुख से। आंसर करिए 148, अनुनासिक। तो यहां आंसर आप लोग कर रहे हैं कि केवल नाक से। सी भी आया है, केवल नाक से, नाक और मुख से। तो देखिए, अनुनासिक जो होता है वो नाक और मुंह दोनों से होता है। ठीक है। हाँ, अनुनासिक, अनुनासिक चंद्रबिंदु को कहते हैं। ठीक है ना, चंद्रबिंदु वाला को। तो जो पंचम वर्ण होता है, जो क्या होता है, पंचम वर्ण होता है, वर्ग, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण। तो वो जो है नाक और मुख से दोनों से होता है। और अनुस्वार होता है, केवल नाक से जो है वो अनुस्वार होता है। ठीक है, अनुस्वार, जिसको अंग कहते हैं, आप बिंदी लगती है। ठीक है, अनुस्वार वाली जो बिंदी लगती है अंग के लिए। चलिए, उपेंद्र जी हर हर महादेव, रेणु जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। चलिए आगे बढ़िए, कंठ ध्वनि का उदाहरण है। तो यहां आंसर आप लोगों का आ रहा है कि ए विकल्प। ए विकल्प, आ जाइए, दंत्य वर्ष्य अल्पप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? चलिए इसका आंसर करिए आप लोग। दंत भी हो, वर्ष भी हो और अल्प प्राण भी हो।
अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा विकल्प बनेगा यहां? तो आंसर आ रहा है कि फिर त बनेगा, त बनेगा, क्योंकि दंत तो यही है, बाकी कोई दंत है नहीं है, पहले विकल्प से कट जा रहा है। ठीक है, आ जाइए 151 नंबर पे। देखिए ये बना है पीजीटी हिंदी परीक्षा 2021 में बना है। निम्नलिखित में अघोष महाप्राण, अघोष भी हो और महाप्राण भी हो। चलिए, अघोष भी हो और महाप्राण, ये बना है पीजीटी हिंदी परीक्षा 2021। तो आंसर आ रहा है ए, ए, हाँ ए आ रहा है, ए। चलिए ए हो गया। ये क्या है? अघोष भी है और महाप्राण भी है। ठीक है, लेकिन ये ध को मत सोचिएगा, ध जो है अघोष नहीं है, सघोष है, सघोष है। ठीक है, और क्या है? महाप्राण है। तो यहां तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। 52 नंबर पे आ जाइए। किस समूह में सभी स्वर दीर्घ है? किस समूह में सभी स्वर दीर्घ है? चलिए उसे पहचानिए। सभी स्वर दीर्घ हैं। चलिए आंसर करिए। हाँ प्रियंका जी राधे राधे, स्वागत है। प्रतिमा जी राधे राधे। चलिए, दीर्घ स्वर की पहचान करनी है, तो यहां आंसर आ रहा है ए बी, ए बी। बी नहीं होगा, ठीक है, बी नहीं होगा, ये हमारा स्वर नहीं है। ठीक है, कौन सा होगा? फिर हमको एक ही विकल्प मिल रहा है, एक ही विकल्प मिल रहा है। ठीक है, ये इसमें संयुक्त स्वर को भी हम कभी कभी दीर्घ में शामिल कर लेते हैं। जब हमको कोई विकल्प नहीं मिलता है तो हम उस विकल्प को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर हमारा यही विकल्प है, क्योंकि यहाँ पे लघु आ गया है, लघु स्वर है, यहां भी हमको लघु स्वर दिख रहा है, तो हम ये तीनों विकल्प सिलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें एक ही विकल्प बचता है, पहला। आ जाइए 53 नंबर। किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है? चलिए अमित जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, स्वागत है। पूनम जी, चलिए आंसर करिए आप लोग। किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है? यहां आंसर आए और यहां आंसर बी आ रहा है, बिल्कुल। ट वर्ग, ट वर्ग, स री, ये सब जो है बिल्कुल सही आप लोग आंसर किए। ये जो है मूर्धन्य वर्ण से या मूर्धा से उच्चारण होता है। ठीक है, आ जाइए 154 नंबर। 154 नंबर कह रहा है कि सुमेलित नहीं है, इसको आपको पहचान करना है, सुमेलित नहीं है। झ का उच्चारण तालु से, ख का उच्चारण कंठ से, ट का उच्चारण दंत से, प का उच्चारण ओष्ठ से। तो यहां आप लोगों का आंसर आ रहा है कि ट का उच्चारण जो है वो दंत से नहीं होता है, मूर्धा से होता है। ठीक है, मूर्धा से होता है, बिल्कुल सही। जूनियर एडेड परीक्षा में पूछा गया था, 2021 में जो जूनियर वाला परीक्षा हुआ था उसमें वो पूछा गया है। और देखिए 21 का एक और पेपर हुआ है, उसमें भी पूछा है, नहीं उसी पेपर में यह भी पूछा है। ठीक है, जूनियर एडेड परीक्षा 2021। और यूपीएसआई तो ये सब तो पूछता ही रहता है। य र ल व को कहते हैं, य र ल व को कहते हैं। चलिए, अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या अघोष व्यंजन। तो यहां आपका आंसर क्या आना चाहिए? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ए। देखिए किसी भी प्रश्न को आप हल्के में न ले जाइएगा। ठीक है, हाँ, प्रश्न जब आसान है धैर्य रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी के चक्कर में वो प्रश्न, आसान प्रश्न आप गलत करके आ जाओ। ठीक है, बस ये जानिए कि कुछ प्रश्न जो बार बार हमारे सामने आ रहे हैं उन्हें हमको सही करना है किसी भी हाल में। ठीक है, हाँ।
जो प्रश्न आपको हम नहीं दिखा पाए हैं या कहीं पढ़े नहीं हैं, वो गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपने काम में लग जाइए, ठीक है। हाँ, हो सकता है कहीं बेहतर जगह भेजना चाहता हो आपको, तो वहां से आपका रिजल्ट नहीं बनाना चाह रहा है, ठीक है। बी पॉजिटिव, अच्छा सोचिए, ठीक है। अगर कहीं रोका गया है, कहीं आपको रोका गया है, इसका मतलब कहीं बेस्ट जगह जाना है आपको, ठीक है। कौन सी दो ध्वनियों को अयोगवाह कहा जाता है? अयोगवाह। चलिए, तो यहां आंसर आपका क्या बनेगा? बिल्कुल, ए विकल्प, अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है कि ये न स्वर में आएगा। देखिए, ये जूनियर परीक्षा, जूनियर एडेड परीक्षा 2021 में ये भी पूछा गया है, ठीक है। इनमें से किस वर्ग में ऊष्म ध्वनियां हैं? इनमें से किस वर्ग में ऊष्म ध्वनियां हैं? तो यहां आंसर आ रहा है कि अगर ऊष्म की या संघर्षी की बात किया जाए तो पहला विकल्प हमारा सही होगा, ठीक है। हाँ, ये यूपी पॉलिटेक्निक प्रवक्ता में भी पूछ लिया है, क्योंकि हिंदी तो हर जगह आती है, कोई भी ऐसा परीक्षा नहीं है जहां हिंदी ना पूछी जा रही हो। इनमें से कौन सी ध्वनियां संयुक्त स्वर है? कौन सी ध्वनियां संयुक्त स्वर है? चलिए, इसका आंसर आप लोगों को करना है। ये भी 2022 के प्रवक्ता में पूछा गया है, पॉलिटेक्निक वाले में। तो यहां आंसर आपका आ रहा है, हाँ बिल्कुल, ए। ये जो है केवल संयुक्त ध्वनियां है। इसमें देखिए, यहाँ पर ये दीर्घ आ गया है, यहाँ पर ये दीर्घ आ गया है, यहाँ पर ये दीर्घ आ गया है, ये तो दोनों दीर्घ है, ठीक है, बी वाला में। 59 नंबर पे आ जाइए। निम्नलिखित कौन सा वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाता है? कौन सा वर्ण आपको बताना है कि संयुक्त व्यंजन कहलाता है? तो यहां आप लोग का आंसर आ रहा है बिल्कुल डी विकल्प, डी विकल्प। चलिए, ये मृतिक आश्रित वाला में पूछा गया है यूपीएसआई में। किस वर्ग की सभी ध्वनियां मूर्धन्य हैं? किस वर्ग की सभी ध्वनियां मूर्धन्य हैं? चलिए, तो यहां आंसर आ रहा है 60 के लिए बी आ रहा है, डी आ रहा है, बी आ रहा है, डी आ रहा है। देख लीजिए कितना आसान प्रश्न आप गलती कर रहे हैं। हाँ, यही होता है, आप ध्यान से नहीं देखेंगे सब गलती करके आ जाएंगे, ध्यान से नहीं देखेंगे सब गलती। आसान प्रश्न को हल्के में मत लीजिए, ठीक है। यहां जो लोग बी बता रहे हैं ये नहीं देख रहे हैं लास्ट में कि ये क्या लिखा गया है, हैं? जिन्होंने डी बताया वो सही है, जिन्होंने डी बताया वो सही है, ठीक है। 61 नंबर पे आ जाइए। एक शब्द में महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ है। चलिए, एक शब्द में महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ है, पहचानिए। अब प्रश्न का देखिए कि कैसे पूछ रहा है, किस तरीके से पूछ दे रहा है, ये भी तो देखिए। चलिए, अब देखिए कैसे इसी व्यंजन ही पूछ रहा है लेकिन शब्द लिख कर पूछ दिया, ठीक है। हाँ, पूछा तो व्यंजन ही है लेकिन लिख क्या दिया है? शब्द लिख करके पूछ दिया। कह रहा है कि महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं किया गया है, तो आंसर आ रहा है डी, डी बहुत अच्छा। हाँ, सत्या जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। जोगन, जोगन जो शब्द है इसमें देखिए महाप्राण वर्ड कोई नहीं है, ठीक है। आ जाइए 62 नंबर पे। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है? कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है? तो यहां आंसर आना चाहिए, हाँ ए, ए बहुत अच्छा। 62 का ए, 62 का ए। चलिए 63 का देखिए, छह ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? आपको पूरा ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, ठीक है, तब हम जा करके हाँ सभी क्वेश्चन बचा पाएंगे। बूंद बूंद तालाब भरता है, हर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, प्रत्येक क्वेश्चन को बचाने की कोशिश करिए, ठीक है। इनमें से ब की ध्वनि कौन सी है?
इनमें से ब की ध्वनि कौन सी है? हाँ, वैसे ही आसान प्रश्न पूछ लेता है। तो यहां आंसर ब की ध्वनि जो है ओष्ठ। ओष्ठ। 65 नंबर पे आ जाइए। साधारणतः हिंदी लेखन में सबसे अधिक किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? सबसे अधिक किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? आंसर करिए। आंसर आ रहा है? बिल्कुल। अब इन सब में देखा जाए तो पूर्ण विराम। ठीक है। अगर अल्प विराम होता तो हम अल्प विराम का चयन करते। ठीक है, क्योंकि एक ही वाक्य में वो कई जगह लग जाता है तो ज्यादा प्रयोग उसका हो जाता है। आ जाइए 66 नंबर पे। इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? आंसर करिए। इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? तो यहां आंसर आप लोगों का आ रहा है डी के लिए। बिल्कुल, 66 का डी, यही तो संयुक्त है, छह तरह अज्ञान। आ जाइए 67 नंबर पे। इनमें से किसका उच्चारण ओष्ठ है? ओष्ठ है, चलिए। तो यहां आपका आंसर आ गया डी। डी। 68 पे आ जाइए। ओष्ठ अल्प प्राण घोष वर्ण। ओष्ठ भी हो, अल्पप्राण, घोष। चलिए, जिसमें ये तीनों दिखाई दे रहे हूं, कौन सा बनेगा? आंसर आ रहा है, देखिए 68 का सी आ रहा है। हाँ, यहां आप लोग गलती कर रहे हैं। सी भी आ रहा है, बी भी आ रहा है और डी भी आ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो सही होगा, ध्यान से समझे। अगर मैं कहूं प, तो प घोष वर्ण नहीं है। ये प जो है, जो सी लोग आप लोगों ने किया है, ये जो है अघोष है। अघोष वर्ण है। तो जब अघोष है और हमसे क्या पूछा गया है? घोष पूछा गया है या सघोष पूछा गया? घोष सघोष एक ही होता है। ठीक है। और भ को देखा जाए, तो भ को देखा जाए तो ये अल्प प्राण नहीं है, ये क्या है? महाप्राण है। ठीक है, हमसे पूछा अल्प प्राण है। फ को देखा जाए तो फ भी क्या है? अघोष है। तो हमारा तो एक ही विकल्प सही हो रहा ना। ब। ब में क्या है? ओष्ठ भी है, अल्प प्राण भी है और घोष भी है। देखिए कितना गलती किए हैं आप सोच रहे होंगे बहुत आसान प्रश्न है। आसान प्रश्न में भी गलती हो जा रहा था। 69 का आ जाइए। चलिए 69 का आ जाइए। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? दंत्य नहीं है। पूनम जी ने कहा ट। सी, बहुत अच्छा। जो सी लिखा हुआ है ये दंत्य नहीं है, मूर्धा से बोला जाता। आ जाइए 70 पे। ओष्ठ दीर्घ। ओष्ठ भी हो और दीर्घ स्वर हो। चलिए पहचानिए इसको। पहचानिए इसको। ओष्ठ भी हो और दीर्घ भी हो, कौन सा बनेगा? तो आप लोगों का आंसर आ रहा है डी के लिए। डी के लिए, बहुत अच्छा। हाँ, डी। ये दीर्घ भी है और ओष्ठ भी है। आ जाइए। इनमें से तालव्य व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? इनमें से तालव्य व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? तो कौन सा बनेगा? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। चलिए, इनमें से किस, हाँ यहां आ गया 72 नंबर। इनमें से किससे शब्द का आरंभ नहीं होता?
किससे शब्द का आरंभ नहीं होता, उससे कभी शब्द का आरंभ ही नहीं हो सकता, स्टार्ट ही नहीं हो सकता। अगर चाहें कि हम कोई शब्द लिख दें और सबसे पहले वही वर्ड का यूज करें तो उससे शब्द बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहां आप लोग का आंसर आ रहा है डी बी आ रहा है, बी। जिन्होंने कहा बी, बी राइट आंसर है, बी। इससे किसी शब्द का आरंभ नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। 73 नंबर पे आ जाइए। दंत, वस्य और महाप्राण और घोष। दंत भी हो, महाप्राण भी हो, घोष भी हो, इसका ध्यान रखें। चलिए, कौन सा बनेगा? 73 के लिए आंसर करिए। तो मैं देखता हूं, 73 का सी भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी बी सी बी। तो जो लोग सी कर रहे हैं मैं उनको बता देना चाहता हूं कि त जो है, थ जो है दूसरा वर्ड है। कौन सा है? दूसरा वर्ड है। और दूसरा वर्ड जो है अघोष होता है, अघोष। क्या होता है? अघोष होता है। ठीक है, दूसरा वर्ड क्या होता है? अघोष होता है। हमको क्या चाहिए? घोष चाहिए, सघोष चाहिए। ठीक है, और सघोष कहां मिलेगा? बी विकल्प में मिलेगा। ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा ही सघोष होता है। बहुत मिस्टेक कर रहे हैं आप लोग, देख लीजिए कितना प्रश्न कठिन है। 174 पे आइए। ग, ज, छ, च, ट, इनमें तालव्य, महाप्राण और घोष पहचानिए। जो तालव्य भी हो, महाप्राण भी हो और घोष भी हो, उसकी पहचान करिए। तालव्य, महाप्राण, घोष वर्ड कितने हैं ये पूछा गया। अच्छा, कितने हैं पूछा गया है। 74 का देखिए, 74 का सी भी ला दे रहे हैं। नहीं, कोई नहीं है, जीरो। जीरो, कोई है ही नहीं है। अगर मैं कहूं तालव्य, तो तालव्य में है ज लिखा हुआ है, छ लिखा हुआ है, च लिखा हुआ है। मैं महाप्राण की बात करूं तो न ज महाप्राण है न च महाप्राण है। ठीक है, बल्कि महाप्राण कौन है? महाप्राण के हिसाब से देखें तो छ है, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। घोष की मैं बात करूं तो घोष नहीं, ये जो छ है अघोष है, अघोष है। तो फिर ये भी कट गया, हमको चाहिए था घोष, तो जीरो हो गया ना, जीरो हो गया। आ जाइए 75 नंबर पे। मूर्धन्य हर्स्व स्वर का उदाहरण कौन सा है? चलिए, नहीं, 6 महाप्राण है, महाप्राण है, लेकिन वो अघोष है। हमको क्या चाहिए? सघोष चाहिए ना, सघोष चाहिए था। अब देखिए कितने टफ प्रश्न है, प्रश्न में कुछ दम नहीं है और मिस्टेक आपसे हो रहा है। मूर्धन्य चाहिए, हर्ष स्वर चाहिए, इसका उदाहरण हमको कौन सा मिलेगा? ए विकल्प, ए विकल्प मिलेगा। 76 नंबर पे आ जाइए। इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है? इसको पहचानिए। इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है? 176 ऊष्म पूछा गया है, बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, इनमें से कितने वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? व्यंजन जिनका उच्चारण स्वर वर्णों के सहायता से किया जा सके, जो बालाघात हो, जिनका उच्चारण संभव नहीं हो, जो कठिनता से उच्चारित होते हैं। चलिए, कौन सा बनेगा इस प्रकार से ये? हाँ बिल्कुल, ए विकल्प, ए विकल्प। बाकी जो सारे विकल्प लिखे गए हैं सब फालतू में लिख दिए गए हैं ऐसे ही। आ जाइए 78 नंबर पे। ओष्ठ भी हो, ध्यान दीजिए, ओष्ठ भी हो, अल्प प्राण भी हो और घोष भी हो। चलिए, ये पहचानिए।
ये गलत नहीं होना चाहिए इस बार। 78 के लिए नहीं रेणु जी, ड ढ उष्म व्यंजन नहीं होता है, स्पर्शी उष्म कहते हैं उसको, ठीक है। ड ढ को स्पर्शी उष्म कहते हैं, या नहीं गलत, ड ढ को कहते ही नहीं है, ठीक है। ड ढ उष्म आता नहीं है। च छ ज झ को आप थोड़ा कहें तो कह सकते हैं स्पर्शी उष्म, ठीक है। हाँ, ड ढ नहीं आता, ड ढ तो मूर्धन्य है, गलत हो जाएगा, ठीक है। हाँ, संघर्षी या उष्म में स स स स ह, ठीक है। चलिए, तीनों स और ह आते हैं। 78 का आप लोगों ने किया है आंसर, ए भी किए हैं और बी भी किए हैं। तो जिन्होंने बी कहा है वो सही है, बी ज्यादातर लोगों ने कहा है, एक दो लोगों ने मिस्टेक किया है, तो ये चीजें आप सुधारिए सुधारिए, ठीक है। फ जो है, फ जो है, अगर मैं देखूं तो ये अल्प प्राण नहीं है, ये तो खुद ही पहले ही महाप्राण हो गया, महाप्राण हो गया। और साथ ही साथ क्या हो गया, अघोष भी हो गया, अघोष भी है ये, ठीक है। फ जो है महाप्राण और अघोष है, ठीक है, सघोष है ही नहीं है, और न अल्प प्राण है, तो ब है। आ जाइए, कंठ अल्प प्राण, ये देखिए कंठ भी होना चाहिए, अल्प प्राण होना चाहिए, कौन सा आएगा, कौन सा आएगा, तो ये तो आसान है। तो यहां आंसर आ रहा है, यहां आंसर आ रहा है ए, ठीक है। ए जो है यानी ग जो है कंठ भी है और अल्प प्राण भी है। 180 पे आ जाइए, कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है। चलिए, कंठ तालव्य दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है, चलिए इसका आंसर करिए, कौन सा होगा। आंसर आ रहा है, हाँ, स स स, बिल्कुल उष्म व्यंजन यही है, ठीक है। हाँ, आंसर आ रहा है 80 के लिए बी, बी नहीं करेंगे, बी जो कर रहे हैं, ये देखिए, बी जो होता है, बी का निर्माण जो है वो है अ और प्लस उ, ठीक है। इस कैटेगरी से ये इसका निर्माण होता है, ठीक है। मेरी बात को समझिए, ओ चाहे औ, यहां पे मैं लिख देता हूं ओ, इनका निर्माण जो है अगर देखा जाए तो अ शामिल हुआ है और उ शामिल हुआ है, ठीक है। तो अ जो है कंठ है और उ जो है ओष्ठ है, तो ये कंठोष्ठ बनेगा ना। कंठ तालव्य की बात हो रही है, कंठ तालव्य किसमें है, तो इसको अगर मैं देखूं, इसको मैं देखूं तो अ है और प्लस ई है, तो अ जो है कंठ हो गया, ई जो है तालु हो गया, तो कंठ तालव्य से जो है हमारा ए बना है, ठीक है। क्या बना है, ए की श्रेणी, ए अ की श्रेणी जो है कंठ तालव्य में आती है, ठीक है। और ओ और औ की श्रेणी जो होती है, यानी जो वर्ण होते हैं, ये हमारे कंठोष्ठ में आते हैं, ठीक है। चलिए 181 नंबर पे आइए। हाँ, तो वो देखिए कि बने किससे हैं, बने किससे हैं, जिससे बने हैं बस वही, उसी के आधार पे आप बताइए उनको। इनमें से च वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थल कौन सा है। चलिए, च वर्ग के उच्चारण स्थान, तो यहां आप लोग आंसर कर देंगे, हाँ, बी आंसर, तालु, तालु से। इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। हाँ, तो जिनसे ये मिस्टेक हो रहा है, जिनसे त्रुटियां हो रही हैं, वो थोड़ा सा इस पर वर्क करें, ठीक है ना। हाँ, अपने आप को पहचाने कि कहाँ कहाँ मुझसे मिस्टेक हो रहा है, यानी ये पार्ट मेरा थोड़ा कमजोर हो रहा है, कौन सा पार्ट कमजोर हो रहा है, तो इसीलिए टेस्ट होता है। इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है, ये पहचानना है,
ठीक है, री की मात्रा का उपयोग, और यहाँ आप लोगों का आंसर आ रहा है ए, बिल्कुल वृष्टि, दृष्टि, सृष्टि। ठीक है, बहुत अच्छा। 83 पे आ जाइए। इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा है? चलिए, समृद्ध स्वर, हाँ ये लिखा गया था, ठीक है ना, किसी दिन शायद पहला दिन ही जिस दिन वर्णमाला स्टार्ट हुआ था उसी दिन शायद ये लिखा गया था। ठीक है, समृद्ध स्वर, हाँ देखिए यहाँ पे सुशील जी ने लिख दिया, बिल्कुल बिल्कुल। समृद्ध स्वर में आता है ई उ। समृद्ध स्वर, ठीक है, समृद्ध स्वर, बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 184 नंबर पे आइए। मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? मूर्धन्य महाप्राण अघोष, मूर्धन्य भी हो, महाप्राण भी हो, अघोष भी हो, वर्ण का उदाहरण कौन सा है? वर्णमाला की पहली क्लास देखेंगे तो उसमें समृद्ध, विवृत और अर्धविवृत सब लास्ट में हमने लिखा है, ठीक है, हाँ सब लास्ट में हमने लिख दिया है, पहली क्लास जो वर्णमाला की है। चलिए यहां आंसर आ रहा है, और प्लेलिस्ट में सीरियल नंबर से हैं, वहां आप देख लीजिएगा। 84 का आप लोग आंसर क्या कर रहे हैं? मूर्धन्य भी हो, महाप्राण भी हो और अघोष भी हो, बिल्कुल बहुत अच्छा, बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा होगा? बी। 185 पे आ जाइए। तालव्य, महाप्राण, अघोष, तालव्य भी हो, महाप्राण भी हो और अघोष भी हो। चलिए इसको पहचानिए। तो इसको पहचाने तो हमारा ठ नहीं होगा, हमारा थ भी नहीं होगा, दो विकल्प तो ऐसे कट गए, बचा दो विकल्प, ठीक है। इसमें महाप्राण चाहिए, तालु तो है, तो तालु से हैं तो दोनों सही होंगे। महाप्राण चेक कर लें, महाप्राण भी दोनों हैं, चलिए ये भी सही हो गया। लेकिन अघोष चाहिए हमको, हमको क्या चाहिए? अघोष। तो जो झ है ये क्या है? सघोष है। ये क्या है? सघोष है। और सघोष है तो फिर ये कट जाएगा, ठीक है। तब हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? तब हमारा ये विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। तब हमारा कौन सा होगा? बी ऑप्शन। तो इस प्रकार से आप ढूंढने की कोशिश करिए। 186 पे आइए। 186, कंठ भी हो, महाप्राण भी हो, घोष हो, व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कंठ भी हो, महाप्राण, घोष, कंठ, महाप्राण, घोष। तो पहले कंठ चेक करिए, ठीक है, कंठ चेक करिए, तो कंठ जो है सभी में है, चलिए हो गया। महाप्राण चेक करिए, ठीक है, दूसरा क्या चेक करिए? महाप्राण। तो ये भी कट गया, ये कट गया, बचा ए और डी जो महाप्राण है। इसके बाद हमको क्या चाहिए? घोष चाहिए। घोष में देखें, घोष चेक करिए, तो घोष चेक करेंगे तो जो बचा है उसमें से पहला वाला कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि घोष नहीं, ये अघोष था। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जा रहा है। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए ए कर रहे हैं, ए नहीं होगा, डी, कट गया ए आपका, ठीक है, हाँ, क्योंकि पहला दूसरा जो वर्ड होते हैं, पहला और दूसरा वो जो होते हैं अघोष होते हैं, ठीक है। तीसरा, चौथा, पांचवा ये सघोष होता है। हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है? काउंट करिए, चलिए आंसर करिए। यहां पे हिंदी वर्णमाला में अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो आप गिन लीजिएगा। इसका आंसर जो है अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। यहां आंसर आना चाहिए 29 आ रहा है, 29 4, 29 4 नहीं, 31, 31, ठीक है। हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या जो है वो 31 होती है, काउंट करिएगा, ठीक है, हाँ इसे काउंट करिएगा। देखिए क्या 31 हो रहा है?
चलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, नहीं तो काउंट करके हम लिख करके दिखाते हैं, क्योंकि 40 हो चुका है और हमारा अभी क्वेश्चन 2-4 बच गए हैं। ठीक है ना, 2-4 नहीं 5-6 बचे हैं। चलिए, मूर्धन्य अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? नहीं, 31 काउंट करिएगा, अल्प प्राण की बात हो रही है, अल्प प्राण। फिर से आप लोग काउंट करिएगा, ठीक है। चलिए, मूर्धन्य अल्पप्राण घोष हमको चाहिए, मूर्धन्य भी चाहिए, अल्पप्राण भी चाहिए और घोष भी चाहिए। तो पहले मूर्धन्य चेक करते हैं। तो जैसे मूर्धन्य चेक करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अल्प प्राण को चेक करते हैं तो अल्प प्राण चेक करेंगे तो ठ कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये महाप्राण है। उसके बाद एक ही विकल्प है हमारा बच रहा है, तो फिर वही सही है, अब बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आ जाइए 89 नंबर पे। ओष्ठ भी हो, महाप्राण हो और घोष हो। ओष्ठ, महाप्राण, घोष। पहले तो ओष्ठ चेक करिए, और जैसे ओष्ठ चेक करेंगे डी वाला ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, और ए वाला भी कट जाएगा। ठीक है, ए वाला भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। बचा दो विकल्प, सी और बी। इसमें महाप्राण चेक कर लीजिए। महाप्राण चेक करेंगे तो दोनों इस पर खरे उतरते हैं, दोनों सही हो जाएंगे। फिर घोष चेक करिए, और जब घोष चेक करेंगे तो ये फ कैंसिल हो जाएगा, हमारा भ आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से आपको दिमाग लगाना है। बात समझ में? इस तरीके से आपको दिमाग लगाना है। चलिए 90 नंबर का आंसर पे आ जाइए। 90 नंबर, इनमें से कौन सा व्यंजन उष्म है? अभी भी आप लोग गलती कर रहे हैं, 89 का सी नहीं होगा। ठीक है, 89 का, चलिए 90 का आंसर करिए। इनमें से कौन सा व्यंजन उष्म है? 90 का पूछा है उष्म, और उष्म एक ही है, बिल्कुल बी ऑप्शन आप लोगों का सही हुआ है। आ जाइए 91 नंबर पर, मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष वर्ण। मूर्धन्य भी हो, अल्पप्राण हो और अघोष हो। चलिए इसका आंसर करिए। तो सबसे पहले मूर्धन्य चेक करिए कौन मूर्धन्य है। तो हम देखेंगे कि हमारा ए विकल्प कैंसिल हो जा रहा है, वो मूर्धन्य में नहीं आता। ठीक है, अल्प प्राण चेक करते हैं। अल्प प्राण जैसे चेक करेंगे तो ठ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ढ कैंसिल हो जाएगा, हमारा एक ही बचेगा, कौन? बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। ठीक है, बाकी कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं 92 नंबर पे। तालव्य हो, महाप्राण हो, घोष हो। तालव्य हो, महाप्राण हो और घोष हो, तो हम कैसे इसको हल करेंगे? सबसे पहले तालव्य चेक करेंगे। ठीक है, तालव्य चेक करेंगे तो पहला विकल्प कैंसिल हो जाएगा हमारा, बाकी तीनों विकल्प सही हैं, तालव्य हैं। महाप्राण चेक करिए, जैसे महाप्राण चेक करेंगे तो बी विकल्प भी कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा क्या? सी और डी। अब इसके बाद घोष चेक करिए। घोष चेक करेंगे तो पहला दूसरा घोष नहीं होता है, तीसरा चौथा पांचवा ही घोष होता है, तो हमारा डी विकल्प भी कैंसिल हो जाएगा, और इस प्रकार से सी आंसर बन जाएगा, और हमारा सी क्या हो जाएगा? आंसर बन जाएगा। ठीक है, 93 नंबर पे आ जाइए। कह रहा है इनमें कितने अघोष व्यंजन है, इनमें ढूंढना है कि अघोष कितने हैं। ठीक है, अघोष यानी अघोष वही होगा जो पहला दूसरा करके आता होगा। ठीक है, पहला दूसरा में होगा तो अघोष होगा। चलिए, तो पहला कौन है? पहला दूसरा ढूंढिए। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा ग है। ठीक है, और सॉरी, ये तो ग तो तीसरा हो जाएगा। ठीक है, ड है जो पहला है, और ठ है जो दूसरा है, और त है जो पहला है। ड कौन सा है? ट ठ ड, ड भी नहीं होगा जी, मिस्टेक हो रहा है। चलिए, दो ही हैं। कौन कौन है? दो। बाकी देखा जाए तो ये तीसरा नंबर पे आता है, ये तीसरा नंबर पे आता है, ये चौथा नंबर पे आता है, जो कि घोष है, सघोष हो जाएगा। और ये दूसरा नंबर पे, ये पहला नंबर पे, तो दूसरा पहला ही जो होता है वो अघोष में आता है, और हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आ जाइए, कंठ क्या होना चाहिए? कंठ, महाप्राण, घोष। चलिए, हाँ सी सही हो जाएगा। 94 का करिए, 94 का आंसर करिए। कंठ भी हो, महाप्राण भी हो और घोष भी हो। चलिए इसको देखिए,
कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको जो है कंठ शब्द पे देखिए कि कौन कौन पहले कंठ है। हाँ, क्योंकि हमको कंठ चाहिए ना। और जैसे ढूंढेंगे तो ये भी कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, 2 ठो बच जाएंगे। इनमें महाप्राण ढूंढिए और जैसे महाप्राण ढूंढने की कोशिश करेंगे आप देखेंगे कि ग कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद घोष आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ गई, क्योंकि ये कई विकल्प तो बच रहा है तो फिर वो सही होगा। ठीक है। अब उसमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 195 पे आ जाइए। 195 इसको आप बताइए। चलिए आंसर करिए। 95 के लिए आंसर ढूंढिए और यहां आपका आंसर आ रहा है। ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। आज का अंतिम प्रश्न है। बाकी जो है कल समाप्त हो जाएगा। ठीक है। कल जो है वर्णमाला समाप्त हो जाएगा। तो आपका आंसर आया है डी। डी बिल्कुल सही है, क्योंकि बाकी किसी में कंठ आपको नहीं दिखाई दे रहा है। कंठ ही चेक करेंगे तो गायब हो जाएगा। ठीक है। फिर डी ही विकल्प बनेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों को जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर शाम की क्लासों में। ठीक है। हाँ, तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आप सभी लोगों को धन्यवाद। चलिए।